वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज खुशबू। आज के इस वीडियो में हम मार्च 2023 के पूरे मंथ के करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट न्यूज इज अबाउट इसरो's टेस्टिंग फॉर इंडिया's थर्ड मून मिशन। सो इसरो रिसेंटली एक टेस्ट में सक्सेसफुल हुआ है। सो इंडिया का थर्ड मून मिशन टेस्ट किया गया है इसरो के द्वारा। इस वाले जो ये जो मून मिशन है, थर्ड मून मिशन, इसका नाम है चंद्रयान 3। यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, आपको याद रखना है। ये एक इंटरप्लेनेटरी मिशन है। इसके तीन मेजर मॉड्यूल्स हैं। कौन कौन से? एक तो है प्रपल्शन मॉड्यूल, दूसरा है लैंडर मॉड्यूल और तीसरा है रोवर। ये इंडिया का तीसरा मून मिशन है। चंद्रयान 2 के बाद एक फॉलो अप है। ये लूनर सरफेस यानी कि मून के सरफेस पे लैंड करेगा। और ये जो मिशन है, इसको लॉन्च करने के लिए जो यूज किया जाएगा LVM-3 लॉन्च व्हीकल 3 मार्क 3। और जो इसकी पावर है वो है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। ये इसका पावर का सोर्स है। तो आपको ये कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। आगे हम बात करते हैं लीन स्कीम के बारे में। सो सेंटर ने एक MSME के लिए कॉम्पिटिटिव स्कीम जिसका नाम है लीन स्कीम, ये लॉन्च किया है। इसका मेन एम क्या है कि जो MSMEs हैं यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इनको ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के लिए रोड मैप प्रोवाइड करना है। यानी कि ये ग्लोबल लेवल पर, पूरी दुनिया के लेवल पर कंपीट कर सके। इनको इतना अच्छा गाइड करना है कि वो पूरे ग्लोबल लेवल पर कंपीट कर सके। सो ये जो स्कीम है ये उनकी क्वालिटी इंप्रूव करेगी, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करेगी, परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगी। इसके साथ साथ ये मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके माइंड सेट पे भी काम करेगी, उनकी एबिलिटीज को भी इंप्रूव करेगी। इस स्कीम के अंडर जो MSMEs हैं वो 5S जैसा जैसे जापानीज उसमें इंडस्ट्रीज में जो टूल्स वहां पर जो यूज किए जाते हैं, जैसे कि काइजन हो गया, 5S हो गया, विजुअल वर्क प्लेस हो गया, ऐसे कुछ टूल्स वहां पर इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। और इसके साथ साथ ये जो लीन मैन्युफैक्चरिंग है ये एक प्रोडक्शन प्रोसेस बेस्ड होगा। और इसमें बेसिकली काम किया जाएगा कि वेस्ट कम से कम हो और प्रोडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा हो। इसके साथ साथ जो भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिवीजन दी गई है कि जो भी MSMEs स्फूर्ति स्कीम का पहले पार्ट है, जो कि वुमेन, SC, ST या फिर कोई नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रहने वालों के द्वारा ओन की जाती है, यानी कि उनके ओनर कोई वुमेन है, SC है या ST है या कोई नॉर्थ ईस्ट रीजन से है, तो उनको गवर्नमेंट 5% कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा करेगी। ये इसकी कुछ प्रोविजन है। और यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो लीन स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट कौन सी एजेंसी करेगी, नोडल एजेंसी कौन सी है? नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल यानी कि NPC। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। आगे बात करते हैं साइक्लोन फ्रेडी के बारे में। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है। साइक्लोन फ्रेडी जो कि रिसेंटली सदर्न हेमिस्फीयर में रिकॉर्ड किया गया है, उसने रिसेंटली सदर्न अफ्रीका में हिट किया था। ये माना जा रहा है वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि जो ये फ्रेडी साइक्लोन है ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन है जो कि आज तक का रिकॉर्ड किया गया है। तो इससे बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है, बहुत डिस्ट्रक्टिव है, काफी लंबा टाइम ये रहने वाला है। और ये जो साइक्लोन है इससे पहले 1994 में एक साइक्लोन था जिसका नाम था जॉन, हरिकेन जॉन। साइक्लोन को ही हरिकेन भी बोला जाता है। उसका रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया है। सो जो हरिकेन जॉन था वो 31 दिन के लिए रहा था 1994 में। साइक्लोन फ्रेडी के बारे में माना जा रहा है कि ये उसका भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो ये काफी डिजास्टरस होगा, इससे काफी नुकसान हो सकते हैं। अगर हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में थोड़ा सा कुछ फैक्चुअल नॉलेज देखें कि ये एक रैपिडली रोटेटिंग स्टॉर्म है, यानी कि बहुत ही तेज घूमने वाला एक तूफान है, जिसमें क्या होता है सेंटर में लो प्रेशर होता है। तो जो विंड्स होती हैं इसके सेंटर में लो प्रेशर में होती हैं। ये आपका टेक्निकल पॉइंट है, आप अपनी ज्योग्राफी के NCERTs में भी पढ़ते होंगे। तो इसमें क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, स्पाइरल अरेंजमेंट होता है थंडर स्टॉर्म का। तो स्पाइरल जो अरेंजमेंट है वो कैसा होता है, जैसे ऐसे ऐसे इस अरेंजमेंट में विंड्स होती हैं। तो ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं
ये बहुत ही हाई लेवल पर डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, बहुत हैवी रेनफॉल होती है अगर ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके बारे में एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट एग्जाम्स में कॉमनली पूछा जाता है वो ये है कि जो नदरन हेमिस्फीयर है वहां पर तो इनकी डायरेक्शन होती है काउंटर क्लॉकवाइज, लेकिन जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पर इनकी जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पर इनकी डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हम बात कर लेते हैं इंडिया भूटान सैटेलाइट के बारे में। सो रिसेंटली इंडिया भूटान सैटेलाइट का एक ग्राउंड स्टेशन जो कि थिम्पू में बनाया गया था उसकी इनॉग्रेशन की गई है। इस वाले सैटेलाइट को नाम दिया गया है INS-2B। INS-2B का क्या मतलब है? I फॉर इसरो, N फॉर नैनो, S फॉर सैटेलाइट, 2 फॉर 2, F 2B मतलब 2 फॉर भूटान। तो इसरो नैनो सैटेलाइट 2 फॉर भूटान ये इसका नाम है। इसको लॉन्च किया जा रहा है एज अ पेलोड ऑन इसरो का PSLV 654 रॉकेट। तो इस वाले रॉकेट पे पेलोड की तरह इसको लॉन्च किया जाएगा और इंडिया और भूटान के दोनों के जो साइंटिस्ट हैं ये मिलकर इसको डेवलप कर रहे हैं। अगर इस सैटेलाइट की बात करें तो इसमें बेसिकली 2 पेलोड्स हैं। कौन कौन से? एक तो है नैनो MX मल्टी स्पेक्ट्रल ऑप्टिकल इमेजर, नाम से ही आपको पता चल रहा है। इमेजर क्या करेगा? हाई रेजोल्यूशन इमेजेस कैप्चर करेगा, भूटान को प्रोवाइड करेगा सो दैट वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज की मैनेजमेंट को और भी अच्छे से उसको कर सके, उनकी मैनेजमेंट में एफिशिएंसी इंक्रीज हो। और ये जो इमेजर है ये डेवलप किया गया है इंडिया की स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के द्वारा यानी कि SAC के द्वारा। जो इसका दूसरा पेलोड है उसका नाम है ऑटोमेटिक पैकेट रिपोर्टिंग सिस्टम। इसको APRS आप बोल सकते हो। ये जो APRS है ये जॉइंटली डेवलप किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम यानी कि DITT भूटान के द्वारा, और इसके साथ इसरो की एक UR राव सैटेलाइट सेंटर है। इन दोनों ने मिलके इसको डेवलप किया है। ये क्या काम करेगा? जो APRS होगा ये रेडियो कम्युनिटी को सर्व करेगा। जो भी रियल टाइम इंफॉर्मेशन होगी किसी भी रीजन पे, जिस रीजन पे ये प्लेस होगा उसके बारे में रियल टाइम इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट को प्रोवाइड करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपको इसका नाम, इसकी प्रॉपर्टीज, हर चीज आपको पता होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं ATL सारथी के बारे में। सो ATL सारथी क्या है? ये नीति आयोग ने लॉन्च किया है। नीति आयोग ने का एक मिशन है अटल इनोवेशन मिशन, उसी मिशन के अंडर ATL सारथी को लॉन्च किया गया है। ATL सारथी है क्या? ATL सारथी एक कॉम्प्रिहेंसिव सेल्फ मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क है। इसका काम क्या है? जो अटल टिंकरिंग लैब्स है नीति आयोग के द्वारा ही जो स्टैब्लिश की गई है उनके इकोसिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाना। तो हमने वीकली करंट अफेयर्स में अटल टिंकरिंग लैब्स के बारे में भी डिटेल में बात की थी। आई होप आपको पता होगा, आपने वो वीडियो देखी होगी। इस बारे में अगर देखें कि जो ATL सारथी है ये जो लोकल अथॉरिटीज है, लोकल अथॉरिटीज मतलब जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज होगी, स्टेट अथॉरिटीज होगी, इनोवेशन काउंसिल्स होगी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होगी, इन सभी को गाइडलाइंस देगा कि वो अटल टिंकरिंग लैब्स को उस अपने पर्टिकुलर रीजन में, अपनी जो भी उनकी लोकेशन है वहां पर उनकी असेसमेंट कर सके और जो भी उनको सपोर्ट की जरूरत है, उनको गाइडेंस की जरूरत है वो उसको दे। इससे होगा क्या कि जो अटल टिंकरिंग लैब इकोसिस्टम है उसको हम और अच्छे लेवल पर लेके जा सकते हैं। इसके मेन जो पिलर्स हैं वो 4 पिलर्स हैं। 4 पिलर्स के बेस पे काम करती है। एक है माई ATL डैशबोर्ड, ये क्या है? एक सेल्फ रिपोर्टिंग डैशबोर्ड है। उसके बाद है कंप्लायंस SOPs, ये स्कूल्स के लिए है कि वो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल कंप्लायंस कर सके इसके अंडर। SOPs क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। नेक्स्ट है क्लस्टर बेस्ड अप्रोच, इसके बारे में इसके अंडर क्या होगा? ऑन ग्राउंड इनेबलमेंट होगी अटल टिंकरिंग लैब्स की, ये रेलिवेंट लोकल अथॉरिटीज के साथ कोलैबोरेशन में किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं परफॉर्मेंस इनेबलमेंट मैट्रिक्स की, PE मैट्रिक्स। इसके अंडर क्या है? स्कूल्स को ओनरशिप दी जाएगी कि वो अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सके। अगर किसी भी चीज का एनालिसिस हम करते हैं, हमें उसके में कमियां कुछ भी होती हैं, जहां पर भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है वो हमें पता चलता है, उस पर काम करके किसी भी प्रोजेक्ट को और अच्छे लेवल पर लेके हम जा सकते हैं। तो यही है ATL सारथी। इसके बाद बात करते हैं कॉल बिफोर यू डिग यानी कि CBUD ऐप की।
ये एक ऐप है जो कि लॉन्च की गई है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंडर है। इसका एम क्या है कि जो भी डिगिंग के प्रोफेशन में लोग जो भी उसमें इंडल्ज हैं, जो भी लोग जैसे खुदाई है इस वाले काम में इंडल्ज हैं, उनको किसी भी जगह के नीचे जैसे सपोज कुछ वायर्स हैं या कुछ भी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए। जो ये इंफॉर्मेशन से वो जो लॉस होता है, जैसे अगर कहीं भी खुदाई की जाए विदाउट नोइंग कि उसके नीचे ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की कुछ इंस्टॉल की हुई है तो वहां पर लॉस हो सकता है। तो माना ये जा रहा है कि इसकी हेल्प से हम 3000 करोड़ का लॉस हर साल एवरी ईयर हम बचा सकते हैं। तो बहुत ही ये एक पैशनेट एक प्रोजेक्ट है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का। सो ये आपको याद रखना है कि किसने लॉन्च किया है और क्या इसका एम है। आगे हम बात करते हैं डिजी क्लेम की। सो डिजी क्लेम क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म है नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल का डिजिटाइज्ड क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो भी किसानों को इंश्योरेंस उन्होंने क्लेम किया हुआ है उनको फास्टली वो तेजी से डिसबर्समेंट हो, ट्रांसपेरेंट मैनर में हो, डायरेक्टली किसानों को पेमेंट की जाए। सो इससे क्या है, जो मीडियम्स होते हैं, जो बीच में इंटरमीडिएट्स होते हैं, वो खत्म हो जाएंगे। इससे क्या है, बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। करप्शन कम हो जाएगी, जो टाइम डिले है वो कम हो जाएगा, और हर जो काम है वो ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल मैनर में हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि डिजी क्लेम है ये किस स्कीम के अंडर है और इसका क्या एम है। आगे हम बात करते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। सो बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है। इसके अंडर किया गया जाएगा कि जो भी प्लास्टिक्स हैं उनको चेंज करके बायोडिग्रेडेबल उसकी स्टेट में उसको कन्वर्ट किया जाएगा, ताकि पीछे कोई भी माइक्रो प्लास्टिक ना बचे। तो कोई भी माइक्रो प्लास्टिक नहीं बचेगा। इससे होगा क्या, हम बड़े लेवल पर प्लेनेट को बचा पाएंगे। ये टेक्नोलॉजी करेगी क्या, जो भी प्लास्टिक है उसके क्रिस्टलिन एंड एमरफस रीजन है उसको अटैक करके उसको एक वैक्स लाइक स्ट्रक्चर में टर्न कर देगी, उसको कन्वर्ट कर देगी। वो जो वैक्स लाइक मटेरियल होगा वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम करेंगे, और जो वेस्ट होगा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो वेस्ट है वो क्या होगा, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड बायोमास। तो प्लास्टिक को पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और बायोमास में कन्वर्ट कर देगी बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एनवायरनमेंट के लिए, तो आपको याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की। सो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, पहले तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये अरावली के रीजन में है, अरावली हिल्स के रीजन में। जो अरावली हिल्स है ये भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके में है, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली, ये 4 स्टेट्स के कुछ एरियाज कवर होते हैं। इसका काम का इनिशिएटिव क्या है इस प्रोजेक्ट का, कि जो भी अरावली हिल रेंज है इन चारों स्टेट्स में, उनके 5 किलोमीटर बफर एरिया में ग्रीन कवर को इंक्रीज करना। तो किया क्या जाएगा, जो अरावली हिल रेंज का बफर एरिया है उसका ग्रीन कवर इंक्रीज करेंगे। ये जो अरावली रेंज है ये नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया में है, ये 4 स्टेट्स है। ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स है। इसकी हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, और इससे 3 नदियां भी निकलती हैं। कौन कौन सी, बनस, लूनी एंड साहिबी। तो आपको ये सभी चीजें याद रखनी है। आगे हम बात करते हैं ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स की। ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स क्या है, ये एक ब्रिटिश लेड मल्टीनेशनल मिलिट्री ऑपरेशन है। सबसे पहले तो आपको क्या पता चल गया कि ये है किसका, ब्रिटिश लेड है। ऑब्जेक्टिव क्या है, जो यूक्रेन है, यूक्रेन की आर्म्ड फोर्सेस को ट्रेनिंग देना और उनको सपोर्ट करना। यूके ने कमिटमेंट की थी कि हम 2.3 बिलियन यूरोस की कमिटमेंट करके कि हम यूक्रेन को मिलिट्री एड देंगे और सपोर्ट करेंगे। तो ये ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स है यूके के द्वारा यूक्रेन को हेल्प करने के लिए, उनकी फाइनेंशियली एक उनको सपोर्ट दी जाएगी, उनके जो मिलिट्री एड दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आपको याद रखना है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया में काफी टाइम से सिविल वॉर चल रही है, तो ये न्यूज में है, तो ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स भी आपका इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम बात करते हैं, गवर्नमेंट ने
स्टैचू ऑफ नॉलेज की इंस्टॉलेशन को अप्रूव किया है। स्टैचू ऑफ नॉलेज किनका है? ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को डेडिकेटेड है। ये इनका जो स्टैचू है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का, ये महाराष्ट्र के लातूर सिटी में इंस्टॉल किया जाएगा 13 अप्रैल को, और वहां पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पार्क है, वहीं पर इनको इंस्टॉल किया जाएगा। ये जो स्टैचू है, ये इसका मेजर पोर्शन फाइबर को यूज करके बनाया है, और ये ऐसा पहला स्टैचू है पूरे वर्ल्ड में जो कि सिर्फ 20 दिनों में कंप्लीट कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात कर लेते हैं इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन की। सो रिसेंटली आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी, इन दोनों ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन को। ये है क्या? ये पहली क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ये हाई स्पीड डीजल सप्लाई करेगी। इनिशियली तो ये सिर्फ 7 डिस्ट्रिक्ट्स को करेगी नदरन बांग्लादेश के, बाद में और इसमें एरियाज इंक्लूड किए जाएंगे। रिफाइंड डीजल को सप्लाई किया जाएगा इंडिया के असम के नुमालीगढ़ से बांग्लादेश के पार्वतीपुर डिपो में। तो आपको ये याद रखना है कि असम से चलकर ये पार्वतीपुर डिपो तक जाएगी, और इसमें क्या होगा, हाई स्पीड डीजल को सप्लाई किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। ये जो पाइपलाइन है ये 131.5 मीटर लॉन्ग है, और इसकी इंडिया की साइड से जो इम्प्लीमेंटेशन है वो करेगी असम बेस्ड नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, और बांग्लादेश की साइड से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। तो ये इनके इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं। तो और यहाँ पर कुछ और डिटेल्स दी गई हैं, आप पढ़ सकते हो इसको भी। आगे हम बात करते हैं लखपति दीदी इनिशिएटिव की। सो लखपति दीदी इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ। सो ये जो कॉम्बिनेशन है ये काफी स्ट्रेंज है, तो आपको एग्जाम में अगर पूछ ले, आपको इसके बारे में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष दोनों मिलकर कर रहे हैं। ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। इसका मेन एम क्या है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में इंक्लूडेड जो इन्वॉल्व लेडीज हैं गांव की, उनको इस लायक बनाना कि वो एक साल में कम से कम 1 लाख रुपए कमा सके। तो क्या है, जो गांव की सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन है उनको कम से कम 1 लाख रुपए एक साल के लिए कमाने के काबिल बनाना है। आगे हम बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की। सो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन रिलीज करता है। तो ये रिलीज करता है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन यानी कि UNSDSN। इंडिया की 2023 की रैंकिंग क्या है? 126। टोटल कंट्रीज इसमें कितनी होती है? 146। इंडिया की रैंकिंग है 126। टॉप मोस्ट पे कंट्री कौन सी है? रैंक 1 है फिनलैंड का। बहुत सालों से कंटिन्यूसली फिनलैंड ही टॉप पर है। ये हर साल पब्लिश किया जाता है एक ग्लोबल सर्वे डेटा के बेसिस पर। लोग खुद असेसमेंट करते हैं अपनी हैप्पीनेस की, अपने इकोनॉमिक और सोशल डेटा की। ये जो रिपोर्ट है ये 6 की फैक्टर्स को कंसीडर करता है। कौन कौन सी? सोशल सपोर्ट हो गई, इनकम हो गई, हेल्थ हो गई, फ्रीडम हो गई, जेनरॉसिटी हो गई, और एब्सेंस ऑफ करप्शन। तो ये 6 पैरामीटर्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की। सो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिपोर्ट 2023 की रिसेंटली पब्लिश की गई है। कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP। ये जो डेटा है टेररिज्म ट्रैकर से डेटा यूज किया जाता है, बहुत सारे और रिसोर्सेज का भी डेटा इसमें यूज किया जाता है। जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है GTI, इसमें 163 कंट्रीज में स्टडी की जाती है। इंडिया की अगर रैंकिंग की बात करें तो इंडिया 13th रैंक पर है, और जो लास्ट ईयर से रैंकिंग कोई ज्यादा इंप्रूव नहीं हुई। और एक अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इंडिया 25 वर्स्ट हिट नेशंस में से एक है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, कौन पब्लिश करता है, इंडिया की क्या रैंकिंग है। आगे बात कर लेते हैं क्रोल्स रिपोर्ट की। सो क्रोल रिपोर्ट क्या है? ये एक सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट देती है। सो 2022 की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 5 साल से जो इसमें टॉप पर थे क्रिकेटर विराट कोहली,
उनको इंडियन सिनेमा के एक्टर रणवीर सिंह ने रिप्लेस कर दिया है। सो अब टॉप पर कौन है? एक्टर रणवीर सिंह है। उसके बाद सेकंड नंबर पर है इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली। उसके बाद अक्षय कुमार जो एक्टर है, उनके बाद है आलिया भट्ट जो कि एक्टर है। उसके बाद जो MS धोनी है, फॉर्मर क्रिकेटर थे, उनका 6th रैंक है। सचिन तेंदुलकर जो कि इंडियन क्रिकेटर है, ये भी पहली बार टॉप 10 में आए हैं। इनकी अगर टू बी पर्टिकुलर बात करें 8th रैंक पर है। और पहली बार ये हुआ है कि साउथ इंडियन स्टार्स अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना ये टॉप 25 में आई हैं। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि विराट कोहली इतने सालों से टॉप मोस्ट पोजीशन पर थे, उनकी पोजीशन सेकंड हो गई है और किसी और ने रिप्लेस किया। तो अगर कोई भी ऐसे चेंजेस आते हैं इतने टाइम बाद, तो थोड़ी वो न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम्स के लिए। आगे हम बात करते हैं जीलैंडिया की। सो जीलैंडिया क्या है? जीलैंडिया 8th कॉन्टिनेंट की तरह रिकॉग्नाइज किया गया है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो जीलैंडिया, ये इसमें मैप में है, ये न्यूजीलैंड के पास है। ये न्यूजीलैंड रहा, ये रहा ऑस्ट्रेलिया। तो इसकी डिस्कवरी की क्या सिग्निफिकेंस है कि वर्ल्ड का 8th कॉन्टिनेंट इसको माना जा रहा है। ये जो जीलैंडिया है, इसकी जो लोकेशन है, अगर तो हम पानी के ऊपर देखें तो ये न्यूजीलैंड का नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड्स हैं जो वो इसके वजह से बन रहे हैं। इस डिस्कवरी से जो जियोलॉजिस्ट हैं उनको काफी हेल्प मिलेगी जियोलॉजिकल हिस्ट्री फाइंड करने में, और प्लैनेट कैसे शेप हुआ उसके में भी। जीलैंडिया जो एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना था, उसी का पार्ट माना जा रहा है कि ये एक बार एंशिएंट टाइम्स में उसका पार्ट था। तो आपको क्या याद रखना है अगर क्वेश्चन आता है कि अब 8th कॉन्टिनेंट कौन सा रिकॉग्नाइज होगा, उसका नाम है जीलैंडिया। आगे हम बात करते हैं बाल स्वराज पोर्टल की। सो बाल स्वराज पोर्टल क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ ये NCPCR ने लॉन्च किया है। किया क्या जाएगा? जो भी बच्चे जिनको केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है, उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी और उनको हेल्प की जाएगी। इसमें 2 मेन फंक्शंस हैं इस पोर्टल के। एक तो है कोविड केसेस, इसमें कोविड केयर, और दूसरा है CISS। तो कोविड केयर लिंक में क्या होगा कि जो भी बच्चों के एक या फिर दोनों पेरेंट्स कोविड के टाइम उनकी डेथ हो गई है, उन बच्चों को हेल्प की जाएगी। जो CISS है, ये हेल्प करेगा चिल्ड्रन की रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में। जो बच्चे स्ट्रीट सिचुएशंस में, यानी कि जो सड़कों पर हैं, सपोज कोई बच्चा कोई भी जैसे बेगर्स के साथ है, जो भी बच्चे स्ट्रीट्स में कुछ ऐसे डिसएडवांटेज कंडीशन में देखने को मिलते हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन की जाएगी CISS में। तो इसके 2 क्या फंक्शंस हैं। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, यानी कि NCPCR। और इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो कौन सी है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो आपको ये सभी पॉइंट्स याद रखने हैं। आगे हम बात करते हैं हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 की। सो M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट हर साल रिलीज की जाती है। इसमें जो इंडिया से अगर बात करें तो सिर्फ एक ही इंडियन है जो इनके टॉप 10 बिलियनियर्स की लिस्ट में है, जिसका नाम है मुकेश अंबानी जी, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं। अगर स्पेसिफिक बात करें तो ये 9th रैंक पर है। इस लिस्ट पर टॉप पर है इलॉन मस्क, उनके बाद है जेफ बिजोस, उसके बाद है ब्रेनॉर्ड अर्नोल्ड, बिल गेट्स, वैरन बफे और सर्जी ब्रिन। तो अगर इंडियंस की और बात करें तो हम टॉप 10 की हमने बात की। इन जनरल बात करें तो इंडिया से गौतम अडानी और उनकी फैमिली 23 रैंक पर है। साइरस एस पूनावाला वो है 46th रैंक पर। शिव नडार एंड फैमिली है 50th रैंक पर, और लक्ष्मी एन मित्तल है 76th रैंक पर। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। आगे हम बात कर लेते हैं नेशनल न्यूज की। सो जो हम बहुत ही ब्रीफ में बात करेंगे, उन न्यूज की बात करते हैं। सो रिसेंटली नाडा और NCERT ने एक MOU साइन किया है। क्या करेंगे वो? वैल्यू बेस्ड स्पोर्ट्स एजुकेशन को स्ट्रेंथन करेंगे स्कूल चिल्ड्रन और टीचर्स के अमंग। ये जो नाडा और NCERT साथ में मिलकर काम क्या करेंगे? बच्चों में या टीचर्स में स्पोर्ट्स एजुकेशन को वैल्यू बेस्ड
कि वो मॉरल्स हो उसमें, उसको और स्ट्रेंथन करेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि ऐसे एमओयू किनके बीच में हुआ। आगे हम बात करते हैं सुरेखा यादव जी की। यहाँ पे आपको उनकी पिक्चर भी दिख रही है। ये एशिया की पहली वमेन लोको पायलट है, जो कि पहली ऐसी वमेन बनी है जो कि न्यूली इंट्रोड्यूस्ड सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को ऑपरेट करेंगी। तो आपको ये याद रखना है, क्या नाम है इनका, सुरेखा यादव। उड़ीसा में रिसेंटली एएसआई ने यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1300 साल पुराना एक बुद्धिस्ट स्तूपा वहां पर उनको मिला है। कहां पर, उड़ीसा के जजपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो बुद्धिज्म आपका आर्ट एंड कल्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको ऐसे फैक्ट्स कई बार पूछ लेते हैं वन लाइनर के फॉर्म में, आपको पता होने चाहिए। उड़ीसा में 3 डिस्ट्रिक्ट्स में गोल्ड रिजर्व्स भी पाए गए हैं। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, देवगढ़, क्युंजार और मयूरभंज। ये आपका जो आप ज्योग्राफी में रिसोर्सेज वाले चैप्टर्स पढ़ते हो उनका पार्ट है। आगे हम बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम पहली बार यूएसए को बर्ड आई चिल्ली, जो कि वहां की एक बहुत ही फेमस चिल्ली की टाइप है, मिर्ची की टाइप है, वो पहली बार यूएसए को एक्सपोर्ट करेगी। बर्ड आई चिल्ली को मिजो चिल्ली भी बोला जाता है और इसके पास जीआई टैग भी है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी है। आगे हम बात करते हैं, इंडिया की पहली बिहेवियरल लैब बनाई गई है। कहां पर, जयपुर में। राजस्थान की गवर्नमेंट ने एक इंडिया की पहली बिहेवियरल लैब जयपुर में सेटअप करने के लिए अप्रूवल दिया है। ये कहां पर स्टैब्लिश की जाएगी, जयपुर का एक इंस्टीट्यूट है एचसीएम रिपा, वहां पर पटेल भवन है, वहां पर इसको सेट किया जाएगा। तो बस आपको ये याद रखना है कि इंडिया की पहली बिहेवियरल लैब कहां पर है, जयपुर में। आगे हम बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड भारत की ऐसी पहली स्टेट बन गया है जो कि सीरीकल्चरिस्ट के लिए, सीरीकल्चरिस्ट कौन होते हैं, जो सिल्क के प्रोफेशन में काम करते हैं, उनके लिए उत्तराखंड ने एक इंश्योरेंस स्कीम स्टार्ट की है। इसमें क्या है, 200 सीरीकल्चरिस्ट को स्टार्टिंग में उत्तराखंड के 4 डिस्ट्रिक्ट से, कौन कौन से है, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल, उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाएगी। किसके रिगार्डिंग इंश्योरेंस होगी, जो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से इल इफेक्ट्स होते हैं, पानी की कमी से कोई भी इफेक्ट होता है, इन सभी के अगेंस्ट उनको इंश्योरेंस दी जाएगी। ये जो प्रोजेक्ट है ये सरल कृषि बीमा के अंडर काम करेगा। आगे बात करते हैं केरला की। केरला में एक पहली ट्रांसजेंडर लॉयर ने उनको वहां पर बार काउंसिल में एनरोलमेंट मिली है, जिनका नाम है पदम लक्ष्मी। यहाँ पर आपको एक चीज स्पेशली ध्यान रखनी है कि ये इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर वुमेन नहीं है जो बार काउंसिल ऑफ स्टेट में जिनको एनरोलमेंट मिली है। इसके बारे में हम डिटेल वीकली करंट अफेयर में और डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम बात करते हैं कर्नाटका की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटका में एक काफी सारे प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किए हैं, उसमें से एक हुबली धारवाड़ भी है। हुबली धारवाड़ दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म बना है, इस वजह से इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसको रजिस्टर किया गया है। कहां पर है ये, श्री सिद्धरुद्र स्वामी जी स्टेशन पर। तो आपको ये याद रखना है। आगे है उत्तराखंड। उत्तराखंड में एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप यानी कि ILMT वहां पर इनॉग्रेट किया जाएगा। कहां पर, देवस्थल में, जो कि उत्तराखंड में है। ये जो ग्लास लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, ये लिक्विड मरकरी से इसकी थिन लेयर बनाई गई है। होगा क्या, जो भी एस्टेरॉइड्स हैं, स्पेस डेब्रिस है या हिमालयस में कोई भी स्पेस में बॉडीज है, उनको ये ऑब्जर्व करेगा। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज की। सबसे पहले है चिप4 या फैब4 अलायंस। चिप4 या फैब4 अलायंस क्या है, ये 4 कंट्रीज ने मिलकर वो की है, जापान, यूएस, साउथ कोरिया और ताइवान। एम क्या है, जो भी सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन है उसकी सिक्योरिटी को और बढ़ाना, इसके साथ साथ उसकी रेजिलियंस को बढ़ाना, और जो पूरा वर्ल्ड है जो चाइना पे डिपेंडेंट है सेमीकंडक्टर की सप्लाई के लिए, उसको चाइना पे डिपेंडेंसी को कम करना। तो ये इसका मेन एम है, चिप4 और फैब4। तो ये है इसका कौन कौन मेंबर है और क्या एम है। आगे बात करते हैं यूएई की।
सो यूएई में दुनिया का पहला फ्री जोन बनाया जा रहा है डिजिटल एंड वर्चुअल एसेट कंपनीज के लिए। दुनिया का पहला डिजिटल एंड वर्चुअल एसेट कंपनीज के लिए फ्री जोन बनाया जा रहा है। इसमें क्या किया जाएगा, नॉन रेगुलेटेड एक्टिविटीज के लिए वर्चुअल एसेट सेक्टर में एक प्रॉपर इनोवेशन इनेबलिंग जोन बनाया जाएगा। आगे हम बात करते हैं ऑक्यूस मीट की। ऑक्यूस मीट क्या है, आप सबसे पहले तो नाम से देखिए। ए क्या है, ऑस्ट्रेलिया, यूके यूनाइटेड किंगडम यहाँ पर है, और यूएस क्या है, यूएस तो यूनाइटेड स्टेट्स। ये क्या है, ये ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है इंडो पैसिफिक के लिए, इंडो पैसिफिक जो रीजन है। इसमें क्या किया जाएगा, डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी और डिफेंस कॉपरेशन और स्ट्रॉन्ग बनाई जाएगी सो दैट चाइना के को काफी चीजों में ये रिटेलिएट कर सके। आगे हम बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया में रिसेंटली एक वल्केनो इरप्ट हुआ है। सो इंडोनेशिया में काफी सारे एक्टिव वल्केनोज हैं। इस बार इंडोनेशिया में माउंट मेरापी नाम का एक वल्केनो इरप्ट हुआ है जिसने बहुत सारे गांव में ऐश ही ऐश स्प्रेड कर दी है। नेक्स्ट बात करते हैं डेनमार्क की। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। डेनमार्क पूरी पहली ऐसी वर्ल्ड में कंट्री बन गया है जिसने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का डिसीजन लिया है, ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट, जिसमें क्या किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाकी कंट्री से इंपोर्ट करके नॉर्थ सी में जो भी डिप्लीटेड वहां पर ऑयल फील्ड है वहां पर उसको बरी कर दिया जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को उसके अंदर हम बोल सकते हैं कि बरी कर देंगे, उसमें डिपॉजिट कर देंगे सो दैट उसमें जो क्लाइमेट चेंज है उसमें और उसको बचा सके इन्वायरमेंट को। तो ये किया जाएगा। ये नॉर्थ सी है, ये पर्टिकुलरली क्यों सूटेबल है इसके लिए, क्योंकि वहां पर बहुत सारी स्टोरेज साइट्स हैं, क्योंकि ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन के इतने साल हो गए ऑयल और गैस प्रोडक्शन को वहां पर, तो जो डिप्लीटेड साइट्स है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को बरी कर दिया जाएगा। आगे बात करते हैं बुरुंडी की। सो बुरुंडी क्या है, ये एक लैंड लॉक्ड ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है। इसने पहली बार 30 सालों में अपना फर्स्ट पोलियो आउटब्रेक डिक्लेयर किया है। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको इसकी लोकेशन दिख रही है। लैंड लॉक्ड क्या होता है कि जो सभी साइड से लैंड से घिरी हो, कोई भी वाटर बॉडी के साथ इसका बॉर्डर ना लगता हो, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे है फिनलैंड। फिनलैंड क्यों न्यूज में था, क्योंकि दुनिया का पहले सैंड बैटरी इंस्टॉल की जा रही है फिनलैंड में। ये इसका काम क्या होगा, ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से हीट को स्टोर करेगी बहुत टाइम तक, बहुत महीनों तक। इससे क्या होगा, एनर्जी सप्लाई की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और ये इसकी कंस्ट्रक्शन की गई है ऐसी सैंड से जो कि कंस्ट्रक्शन साइट्स से कलेक्ट की गई थी। तो ये जो स्टोरेज सिस्टम है इसमें 3 मेन कंपोनेंट्स होंगे। सैंड का सिलो होगा, इलेक्ट्रिकल एयर हीटर होगा और एयर टू वाटर हीट एक्सचेंजर होगा। आगे हम बात करते हैं अबू धाबी की। सो अबू धाबी ने चैट जीपीटी का एक राइवल लॉन्च किया है जिसका नाम है फाल्कन LLM। सो इसमें क्या होगा, ये जो अबू धाबी का LLM फाल्कन LLM है, इसका माना जा रहा है कि ये मॉडल GPT-3 को भी आउट परफॉर्म यानी कि पीछे छोड़ दिया है परफॉर्मेंस में, और इसको कंपैरेटिवली सिर्फ 75% ट्रेनिंग कंप्यूट चाहिए। तो आपको ये याद रखना है कि फाल्कन LLM क्या है, चैट जीपीटी का राइवल है, दुश्मन है, और ये किस कंट्री ने लॉन्च किया है, अबू धाबी ने। आगे हम बात करते हैं इजिप्ट की। सो इजिप्ट ऑफिशियली ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक का नेक्स्ट मेंबर बन गया है। इससे पहले बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे ये बने थे, और इसके साथ साथ जो ब्रिक्स के 5 मेंबर्स हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये भी है। और इसके बाद बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे ने ज्वाइन किया था। रिसेंटली इसको इजिप्ट ने ज्वाइन किया है। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड लॉन्चेस की। सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है साथी प्लेटफॉर्म। साथी की क्या फुल फॉर्म है, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम प्लेटफॉर्म। ये एक न्यू इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। IIT कानपुर के साथ एसोसिएशन में ये लॉन्च किया गया है। इसमें क्या किया जाएगा, स्टूडेंट्स को
उनको कंसेप्ट्स वगैरह सिखाए जाएंगे और जो भी वीक टॉपिक्स हैं उनमें उनको इतनी हेल्प की जाएगी कि वो अपने वीक टॉपिक्स को भी और स्ट्रॉन्ग बना सके और उनमें उनको कॉन्फिडेंट हो जाए कि वो किसी भी एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। तो साथी प्लेटफॉर्म किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। आगे बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। इंडिया को रिसेंटली जीएसएम में गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड मिला है 2023 के लिए। ये कहां पर मिला है? बार्सिलोना में हुई थी ये कांग्रेस, वहां पर इंडिया को ये अवार्ड मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि इंडिया ने टेलीकॉम पॉलिसी और रेगुलेशन में बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट किया है। आगे बात करते हैं पेन या नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 की। ये मिला है विनोद कुमार शुक्ला को, ये अवार्ड उनको मिला है। ये बहुत ही एक फेमस लिटरेरी प्राइज है पूरी दुनिया में। ये विनोद कुमार शुक्ला जी को अवार्ड जो मिला है, उनके बहुत सारे फेमस वर्क हैं, नॉवेल्स हैं, जैसे कि नौकर की कमीज, और उनकी पोएट्री कलेक्शंस भी है, जैसे सब कुछ होना बचा रहेगा। तो ऐसे इनकी कुछ बहुत ही फेमस इनकी क्या बोल सकते हैं, नॉवेल्स हो गई या पब्लिकेशंस हो गई। विनोद कुमार शुक्ला जी, उनको 2023 में नाबोकोम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। आगे बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड्स, जो कि इस महीने की लाइमलाइट थी। क्यों? क्योंकि ऑस्कर ने इस बार 2 इंडियन प्रोडक्शंस को अवार्ड मिले हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ऑस्कर अवार्ड्स कहां पर हुए हैं। ये हुए एलए के डॉल्बी थिएटर में, लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर्स में। ये ऑस्कर अवार्ड्स का 95th एडिशन था। इसमें इंडिया के 2 प्रोडक्शंस को अवार्ड मिला है। एक तो है एलिफेंट विस्परर्स, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री है। ये पहली ऐसी इंडियन डॉक्यूमेंट्री मिली है जिसको ऑस्कर मिला है। इसको प्रोड्यूस किया था गुनीत मोंगा और डायरेक्ट किया था कार्तिकी गोंसलेव्स ने। ये दोनों वमेन है, और ये वमेन एम्पावरमेंट में भी बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो। ये जो डॉक्यूमेंट्री है, ये एक ट्राइबल कपल की स्टोरी है जिनका नाम है बोमन एंड बेली। इन्होंने एक ऑर्फन यानी कि एक अनाथ बेबी एलिफेंट को कैसे संभाला, कैसे उसको पाला, उस बारे में ये डॉक्यूमेंट्री है। ये डॉक्यूमेंट्री शूट की गई है तमिलनाडु के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है ये। और सेकंड अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड मिला है एसएस राजामौली की मूवी ट्रिपल आर के गाना नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में। ये जो सॉन्ग है, इनके म्यूजिक कंपोजर हैं एमएम किरावनी और लिरिसिस्ट हैं चंदर बोस। ये एक तेलुगु लैंग्वेज ड्रामा है और किस बेस्ड पे है, क्या थीम है? इंडिया की स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। तो इस सॉन्ग के बारे में आपको ये भी याद रखना है कि 2023 में ही इसी सॉन्ग को गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला था। यहाँ पर ये आप देख सकते हो, इनके कुछ स्टिल हैं गोल्डन ग्लोब नाटू नाटू सॉन्ग के, और ये है एलिफेंट विस्पर्स की। आगे बात कर लेते हैं कुछ और विनर्स की। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को। किसकी वजह से? द वेल की वजह से, द वेल में जो उन्होंने रोल किया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है मिशेल यीओ को। कहाँ, किसके लिए? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के में रोल के लिए। डायरेक्टर जो है बेस्ट, वो है डेनियल कवान और डेनियल सिशनर्ट। ये भी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के डायरेक्शन है। और बेस्ट मूवी का मिला है निविलनी। ये है इंडिया को जो पहले अवार्ड्स मिले हैं। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए अवार्ड मिला था 1982 में भानु अथन्निया को। सत्यजीत रे को मिला हुआ है 1992 में। उसके बाद रेजुल पुकुटी में को मिला मिक्स्ड साउंड मिक्सिंग का, बेस्ट साउंड मिक्सिंग का 2009 में। गुलजार को मिला है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का 2009 में। ए.आर. रहमान को मिला था 2009 में बेस्ट ओरिजिनल स्कोर एंड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। आगे बात करते हैं। रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को पोर्टर प्राइज 2023 मिला है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे से कोविड-19 की स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट किया इंडिया लेवल पर। और ये अवार्ड उनको मिला है कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। और ये अवार्ड माइकल ई पोर्टर, ये इकोनॉमिस्ट थे, इनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज की। यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने 2021 का नेशनल ह्यूमैनिटीज मेडल किसको दिया है? इंडियन अमेरिकन एक्ट्रेस एंड प्रोड्यूसर मिंडी कालिन को।
क्योंकि इंडियन ओरिजिन की है, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये अवार्ड उन इंडिविजुअल्स को या ग्रुप्स को अवार्ड देता है, ऑनर करता है, जिन्होंने कंट्री की अंडरस्टैंडिंग को ह्यूमैनिटीज में और सिटीजन्स को एक ब्रॉड लेवल पर एंगेज किया, हिस्ट्री, लिटरेचर, लैंग्वेज, फिलोसफी और ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स में। आगे बात करते हैं मैथमेटिक्स का एक नोबेल प्राइज जिसको माना जाता है 2023 का अबेल प्राइज, ये मिला है प्रोफेसर लुई कैफेरेली को। उनकी कंट्रीब्यूशन किसमें थी? नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में, जिसमें फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम्स भी है और मोंग एम्पियर इक्वेशन भी है। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की। सबसे पहले तो है सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, ये करतारपुर कॉरिडोर के पहले एम्बेसडर बने हैं। ये बने हैं, जो इनकी अपॉइंटमेंट है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के द्वारा की गई है। ये जो कॉरिडोर है करतारपुर कॉरिडोर, ये गुरुद्वारा दरबार साहिब जो कि पाकिस्तान में है, उसको पंजाब के डेरा बाबा नानक के साथ कनेक्ट करता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं नाइजीरिया के नए प्रेसिडेंट की, जो कि बने हैं बोला अहमद टिनुबू। कहाँ, कौन सी कंट्री के? नाइजीरिया के। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वियतनाम के नए प्रेसिडेंट की, वो वैन थाउंग। इसके बाद बात करते हैं इंडिया के आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ की, जो कि बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल सुचेंद्र कुमार। आगे बात करते हैं पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसके डीजी प्रिंसिपल डीजी बनाए गए हैं राजेश मल्होत्रा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थी। नेक्स्ट है रतन टाटा जी, जो कि टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। इनको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के ऑनररी ऑफिसर की तरह अपॉइंट किया गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बायलैटरल रिलेशंस में काफी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस दी है, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी हैं, ट्रेड के फील्ड में काफी इन्होंने क्या बोल सकते हैं कंट्रीब्यूट किया है, इन्वेस्टमेंट में और फिलेंथ्रोपी में, तो काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज की। स्पोर्ट्स न्यूज में सबसे पहले है सचिन तेंदुलकर, जो कि फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर थे। इनका एक स्टेचू अनवील किया जा रहा है, इंस्टॉल किया जा रहा है। कहां पर? मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, जहां पर इन्होंने रिटायरमेंट से पहले अपनी लास्ट गेम खेली थी। इसके बाद है बैडमिंटन के बारे में। इंडिया की मेंस बैडमिंटन टीम, वो 2022 के थॉमस कप में जो चैंपियन रहे थे, उनको नेशनल टीम ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड्स 2023 में। इसके बाद बात करते हैं आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2023 की। ये ट्रॉफी जीती है ऑस्ट्रेलिया की वुमेन क्रिकेट टीम ने, और जो किस टीम को हराया इन्होंने? साउथ अफ्रीका को। और ये जो मैच हुआ था फाइनल, कहां पर हुआ था? साउथ अफ्रीका के न्यूलैंड्स में। इसके बाद करते हैं फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर प्राइज फॉर 2022। ये किसको मिला है? लियोन मेसी को। क्यों मिला है? क्योंकि उन्होंने अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप में मतलब कि जो वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को जीत हुई है, इसी की वजह से लियोन मेसी को ये फीफा का बेस्ट मेंस प्लेयर प्राइज मिला है। ये प्राइज उनको सेकेंड टाइम मिला है, पहले उनको मिला था 2016 में। और वुमेन्स कैटेगरी की बात करें तो वुमेन्स कैटेगरी में स्पेन की लेक्सिया पुटिलस को मिला है, और ये अवार्ड उनको मिला है पेरिस में। आगे बात करते हैं आईबीए वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की, जहां पर इंडिया ने इस बार रिकॉर्ड सेट किया है। इंडिया को 4 गोल्ड मेडल मिले हैं बॉक्सिंग में। ये जो चैंपियनशिप थी ये इंडिया में हुई थी, दिल्ली में। कौन कौन सी प्लेयर्स थी जिनको 4 मेडल मिले? लोवलिना बरगोहेन, निखत जरीन, नीतू गंगास और स्वीटी बुरा। जो निखत जरीन है, ये मैरी कॉम के बाद ऐसी सेकंड प्लेयर बन गई है वुमेन इंडियन वुमेन बॉक्सर जिनको 1 से ज्यादा गोल्ड मेडल अब तक मिल चुके हैं। इसके बाद है इंडिया की मेन एंड वुमेन्स टीम, जो कि खो खो टीम्स हैं, इंडिया की मेन एंड वुमेन टीम, ये दोनों जीती हैं 4th एशियन खो खो चैंपियनशिप में। दोनों ही टीम्स ने नेपाल की टीम्स को फाइनल में हराया है। और जो एशियन खो खो चैंपियनशिप थी ये हुई थी असम के बक्सा डिस्ट्रिक्ट में 2023 की। आगे बात करते हैं मैरी कॉम और फरहान अख्तर की।
मैरी कॉम जो कि इंडियन बॉक्सर है, और फरहान अख्तर जो कि इंडियन की फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इनको वुमेन्स बॉक्सिंग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एमसी मैरी कॉम को और फरहान अख्तर जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है 2023 की चैंपियनशिप के लिए। इंडिया वर्ल्ड चैंपियनशिप ये तीसरी बार होस्ट भी कर रहा है, जिसके बारे में रिसेंटली हमने बात की है कि इंडिया को 4 गोल्ड मेडल मिले हैं। आगे बात करते हैं इंडिया के यंग अंडर 21 ग्रुप में एक फास्टेस्ट इंडियन बने हैं जिन्होंने पाक स्ट्रेट को बहुत ही तेजी से कम टाइम में स्विमिंग करके क्रॉस किया है, जिनका नाम है संपाना रमेश। पाक स्ट्रेट श्रीलंका और इंडिया को कनेक्ट करता है। इन्होंने जो ये संपाना रमेश है, इन्होंने श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक ये जो डिस्टेंस है बहुत कम टाइम में इसको कवर किया है, और अंडर 21 ग्रुप में ये फास्टेस्ट बन गई है। आगे बात करते हैं ISS वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप की, जो कि रिसेंटली इंडिया के मध्य प्रदेश में हुई है, टू बी पर्टिकुलर भोपाल में हुई है। ये जो चैंपियनशिप है ये मध्य प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट और राइफल फेडरेशन ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन में हुई है। इसमें इंडिया के सरबजोत सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए। और ISSF की क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। नेक्स्ट बात करते हैं रानी रामपाल की, जो कि इंडिया की वुमेन्स हॉकी प्लेयर है। ये पहली ऐसी वुमेन बनी है स्पोर्ट्स वुमेन इंडिया में जिनके नाम पर एक स्टेडियम होगा। कहां पर है ये स्टेडियम? रायबरेली में। सो MCF रायबरेली ने हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर अब रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ रख दिया है। आगे बात करते हैं कार्लोस अल्काराज की, जो कि जिन्होंने इंडियंस वेल 2023 को जीतकर वर्ल्ड नंबर 1 स्पॉट हासिल कर लिया है, और इन्होंने नोवाक जोकोविक जो कि अभी तक वर्ल्ड के नंबर 1 स्पॉट पर थे, इनको भी पीछे छोड़ दिया है। ये इनकी पहली जीत थी, और ये स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं, और ये यंगेस्ट वर्ल्ड नंबर 1 बने हैं इस जीत के बाद। सबसे छोटे उम्र के वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर बने हैं, टेनिस प्लेयर हैं ये। तो कहां से है ये? स्पेन से। आगे बात करते हैं पंकज अडवाणी की, जिन्होंने रिसेंटली एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप टाइटल जीता है। पंकज अडवाणी जी ने ये टाइटल जीता है कतर के दोहा में। इन्होंने गोल्ड मेडल इंग्लिश बिलियर्ड सिंगल्स में जीता है 2006 और 2010 के एशियन गेम्स में। आगे हम बात करते हैं WPL की, यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग, जिसका सीजन 1 रिसेंटली कंक्लूड हुआ है। उसमें मुंबई इंडियंस की टीम विजेता रही है, और इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स की टीम को फाइनल में हराया। फाइनल्स का मैच हुआ था ब्रेबोर्न स्टेडियम, जो कि नवी मुंबई में है। और इसके कुछ और अवार्ड्स जैसे कि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन कौन थी? यस्टिका भाटिया थी। और पर्पल कैप किसको मिली, ऑरेंज कैप को किसको मिली, इसके बारे में हमने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, और वीकली करंट अफेयर में भी उसको बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप वो नहीं ना आपने देखा, वो आप देख सकते हो मेरे चैनल पर जाकर। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइजेस की। सो रिसेंटली एक तो फ्रीडम शील्ड हुई है जो, और एक हुई है वॉरियर शील्ड। ये दोनों ज्वाइंट एक्सरसाइज 5 सालों में सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। किस किस कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया? साउथ कोरिया और USA। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। इसके बाद है एक्सरसाइज फ्रिंजेक्स 23। ये हुई थी केरला में। ये आपको नाम से ही पता चल रहा है, FR मतलब कि फ्रांस, और IN मतलब कि इंडिया, J मतलब ज्वाइंट, EX मतलब एक्सरसाइज, फ्रांस इंडिया ज्वाइंट एक्सरसाइज। इसके बाद बात करते हैं एक्सरसाइज शिन्यूमेत्री की। सो शिन्यूमेत्री क्या है? बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जो कि इंडियन एयर फोर्स और जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में हुई है, और ये हुई थी जापान के कोमात्सु में। आगे बात करते हैं अफिंडेक्स 2023 की। ये हुई है अफ्रीका और इंडिया में। इसका भी आप नाम देख सकते हो, AF मतलब अफ्रीका, IN मतलब इंडिया, D डिफेंस, और EX मतलब एक्सरसाइज। ये हुई है रिसेंटली पुणे में, और इसमें अफ्रीका से 20 अफ्रीकन नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था। आगे बात करते हैं एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर की। एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर है वो UK में हुई है। कहां पर? वॉशिंगटन एयरफोर्स बेस में।
2023 के मार्च में। ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, जैसे कि सिंगापुर, फिनलैंड, यूएसए, साउथ अफ्रीका, स्वीडन एटसेट्रा। इंडिया ने भी इस कंट्री में पार्टिसिपेट किया, तो आपको ये याद रखना है कि इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज वायु प्रहार। एक्सरसाइज वायु प्रहार, तो वायु क्या, एयर, तो एयर फोर्स की होगी ये ऑब्वियसली। तो इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स के बीच ये की एक्सरसाइज है। ये एक मल्टी डोमेन एयर लैंड एक्सरसाइज है जो कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स ने ज्वाइंटली कंडक्ट की थी। इसके साथ साथ कुछ स्पेशल फोर्सेस ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। आगे बात करते हैं ला पिराउस 2023 एक्सरसाइज की, जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है, नेवी की है। ये जो एक्सरसाइज है ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान और यूएस इनकी नेवीज के बीच में हुई थी। कहां पर हुई थी, इंडियन ओशियन रीजन में, 13 से 14 मार्च में। ये एक बाइनियल एक्सरसाइज है जो कि फ्रेंच नेवी कंडक्ट करती है। आगे बात कर लेते हैं एक्सरसाइज कॉन्कन की, जो कि अरेबियन सी में हुई है। इसमें कौन किस किसने पार्टिसिपेट किया है, इंडिया और यूके की मैरीटाइम एक्सरसाइज थी, और इंडिया से इंडियन नेवी और यूके की रॉयल नेवी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। कॉन्कन कोस्ट में हुई है जो कि अरेबियन सी में है। अब बात करते हैं ऑबिचुअरीज की। सो रिसेंटली फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एएम अहमदी जी पास अवे, उनकी यहाँ पर आपको पिक्चर भी दिख रही है। इनके बारे में आपको ये याद रखना है कि ये थर्ड मुस्लिम थे जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स का ये पार्ट रहे हैं, जैसे कि इंदिरा सान्यू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स थी जिनके ये पार्ट थे, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। नेक्स्ट है सत्यव्रता मुखर्जी, जो कि फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे। इनको बंगाल की बीजेपी में जोलू बाबू के नाम से भी जाना जाता था, और ये इन्होंने इंडिया के एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की तरह भी सर्व किया है। इनकी भी यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रही है। आगे बात कर लेते हैं इस मंथ के इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। सबसे पहला है 1 मार्च को होता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, जिसका इस बार का थीम था सेव लाइव्स, डीक्रिमिनलाइज। नेक्स्ट है यूएन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, जो कि 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ये साइट्स, जो कि एक कन्वेंशन है ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, उसका बर्थडे होता है, यानी कि इस दिन साइट्स की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, तो इसी दिन यूएन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है। आगे है नेशनल सेफ्टी डे, जो कि 4 मार्च को मनाया जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वो करती है। इसमें किया क्या जाता है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के बारे में, रोड सेफ्टी, वर्क प्लेस सेफ्टी, इनके बारे में अवेयरनेस रेज की जाती है। इसके बाद है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, जो कि 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। 2023 का इसका क्या थीम था, एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की, जो कि 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। 2023 का इसका थीम था बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल एंड बी काइंड। ये सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशंस की सपोर्ट से, और इसके बारे में लोगों के लाइफ में हैप्पीनेस की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में अवेयरनेस रेज की जाती है। आगे है वर्ल्ड स्पैरो डे, जो कि 20 मार्च को ही सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार का इसका थीम क्या था, आई लव स्पैरोज। ये हर साल मनाया जाता है हाउस स्पैरोज के बारे में अवेयरनेस रेज करने के लिए, जो भी उनको पॉपुलेशन की वजह से जो भी उनको खतरा है, इन्वायरमेंट्स की वजह से, अर्बन इन्वायरमेंट की, उसके बारे में रेज करने के लिए, नॉलेज रेज करने के लिए। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाटर डे, जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है। इस बार का इसका थीम था एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। ये जो वर्ल्ड वाटर डे है, ये एक रेजोल्यूशन थी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की। ये वर्ल्ड वाटर डे को मतलब कि इसी दिन एक रेजोल्यूशन कमेमोरेट की गई थी, जिसके बाद 1993 में पहली बार वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया था। उसके बाद हर साल ये 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है अर्थ आवर। अर्थ आवर क्या है कि 1 घंटे के लिए जो भी अननेसेसरी इलेक्ट्रिक लाइट्स हैं उनको बंद किया जाता है। ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज और बिजनेसेस को एनकरेज करने के लिए कि जो भी फालतू लाइट्स वगैरह हैं उनको बंद करें। हर साल ये मनाया जाता है मार्च के लास्ट सैटरडे को,
इस बार ये लास्ट सैटरडे था 25 मार्च को। ये अर्थ आवर है जो ये 8:30 रात के और से लेकर 9:30 तक सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है क्या इसका कंसेप्ट है। इसकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये इसका यूजर नेम है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये हमारे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप यहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।